हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म बायोबडी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसका फर्स्ट चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे पहले बात करते हैं कि क्लासेस रेगुलर नहीं थी, मुझे पता है, ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज, बट अब से क्लासेस रेगुलर रहा करेंगी। और एक और अपडेट है कि मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहा करेंगी अब से, ठीक है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 1 है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बट उससे पहले कुछ एनसीईआरटी की डेफिनेशंस हैं, क्या कहती हैं, क्या होता है रेस्पिरेशन, क्या होता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स। बोला गया है ब्रीदिंग होता क्या है। देखो एनसीईआरटी लिखती है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या है? इनहेल एक्सहेल, दैट्स इट, दिस इज ब्रीदिंग, ठीक है। इनहेल किया ऑक्सीजन को, CO2 को एक्सहेल किया, उसको बोला गया है ब्रीदिंग, ठीक है। सो द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर से ऑक्सीजन लिया और CO2 को बाहर जो हमारे सेल्स CO2 प्रोड्यूस करते हैं एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे सेल्स CO2 को प्रोड्यूस करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो तो रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, ठीक है जी। रेस्पिरेशन पे डेडिकेटेड एक चैप्टर है पूरा, ठीक है, और ऑक्सीजन को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है, तो वो उसके बारे में रेस्पिरेशन में पढ़ रहे हो। बट ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल, दैट्स इट, ये होती है ब्रीदिंग। बट अब हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्यों चाहिए, क्यों असेंशियल है हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन है? बेसिकली अगर मैंने ऑक्सीजन इनहेल की है तो कुछ ना कुछ इसका फंक्शन होगा, कुछ ना कुछ इसका क्या बोलते हैं उसको, कुछ ना कुछ इसका यूज़ होगा हमारी बॉडी में, तभी ये असेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। इसलिए बोला है असेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? बेसिकली हम क्या करते हैं, ग्लूकोज पता है, अमीनो एसिड सबको पता है, ग्लूकोज को तोड़कर उससे एनर्जी बनाई जाती है। सिंपल सी बात है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और वो कौन सा प्रोसेस होता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब रेस्पिरेशन में सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, ग्लूकोज को किसकी प्रेजेंस में तोड़ते हैं। अगर एक एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, एरोबिक मेनली हमारी बॉडी के अंदर, सॉरी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, तो जो हमारी मेनली हमारी बॉडी के अंदर कौन सी होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम मान लो ग्लूकोज था, ठीक है, ग्लूकोज को मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया, ठीक है, ब्रेक डाउन किया, उससे मिली मुझे एनर्जी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है, उसको बोला गया है रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज नॉट रेस्पिरेशन की भाई ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, ब्रीदिंग एक पार्ट है रेस्पिरेशन का, कि हम ब्रीथ करके ऑक्सीजन को अंदर तो लाना पड़ेगा, और वो प्रोसेस जो होगा जिसमें हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बना रहे हैं, उसका जो बाय प्रोडक्ट होगा, मतलब जो बीच में बचा है प्रोडक्ट, CO2 होगा। तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, ऑक्सीजन चाहिए था बट CO2 नहीं चाहिए, तो क्यों फालतू में मैं रखूँ, एक वेस्ट प्रोडक्ट को क्यों रखूँ? तो ऑब्वियसली मैं एक्सहेल करके बाहर कर दूंगी CO2 को। सॉरी, रेस्पिरेशन क्या है? तो पहले ये पढ़ते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फूड मटेरियल्स ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी रिक्वायर्ड बाय लिविंग सेल्स फॉर वेरियस एक्टिविटी। बोला गया है ऑक्सीडाइजिंग फूड मटेरियल्स लाइक ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी रिक्वायर्ड बाय लिविंग सेल्स फॉर वेरियस प्रोसेसेस। सिंपल सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया है। ऑक्सीडाइज क्या है, किसी के अंदर हमने ऑक्सीजन ऐड किया है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया है ग्लूकोज को तो एनर्जी रिलीज हुई है, जो कि हमारी बॉडी में काम के लिए चाहिए, मतलब बहुत सारे काम होते हैं एनर्जी से ही होते हैं, सिंपल सी बात है। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हमारी बॉडी में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, सिंपल सी बात है। और किस फॉर्म में मिलती है हमारी बॉडी में एनर्जी? ATP की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। सो इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब फूड, आर ब्रोकन डाउन विद इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। बोला गया है रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब फूड, ठीक है,
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज हो गया एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, कार्ब्स हो गए एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि CO2 हो गया, हम CO2 का ब्रेकडाउन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का हम कर रहे हैं, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स का। देन ठीक है, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हम जब पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन, हाइड्रोजन, तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। आर ब्रोकन डाउन विद इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। ब्रोकन डाउन मतलब जो सेल्स के अंदर एक सेल है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो बोला गया है हम ब्रेक डाउन करेंगे फिर ATP बनवाएंगे, किससे बनवाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया से बनवाएंगे। तो एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो वो सेल के अंदर रेस्पिरेशन भी चल रही होगी, सिंपल सी बात है। तो आर ब्रोकन डाउन विद इन द सेल, सेल्स के अंदर ही चल रही होगी, टू रिलीज एनर्जी विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन में क्या हुआ, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन से हमने खाने को तुड़वाया और ब्रेक डाउन करके CO2 जो बाई प्रोडक्ट बना था उसको बाहर निकाल दिया, सिंपल सी बात है, इतना काम चलता है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। जो भी एनर्जी होती है उसको स्टोर करके क्या रखते हैं, किसकी फॉर्म में रखते हैं, ATP। ऐसे थोड़ी एनर्जी बनाइए चलो खत्म, उसको स्टोर करके रखेंगे। बिकॉज मान लो हमारी बॉडी को इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है बट फिर भी स्टोर करके रखनी पड़ेगी ATP की फॉर्म में, क्या पता कब रिक्वायरमेंट हो जाए, बनानी भी पड़ेगी ATP तब, ठीक है। विच इज़ यूज्ड फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़। बहुत, अब ऐसे थोड़ी है कि जब तुम चल रहे हो तब ही सिर्फ काम हो रहा है, बहुत सारे काम, मेटाबॉलिज्म अंदर चल रहा है बॉडी के लिए, उसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सिंपल सी बात है, अगर मुझे डाइजेशन करवाना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या है, रिएक्शंस करवानी है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, सिंपल सी बात है। तो सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो रेस्पिरेशन एक सिंपल सा प्रोसेस है कि हम ऑक्सीजन का यूज़ करके फूड मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे, डन, ठीक है, और CO2 रिलीज होगा, सिंपल सी बात है, रेस्पिरेशन ये होता है। अब इसके भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं कि रेस्पिरेशन होने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे कि सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन किसके थ्रू अंदर आ रही है, ब्रीदिंग करने के लिए, जैसे ब्रीदिंग करेंगे तभी ऑक्सीजन अंदर आएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। रेस्पिरेशन बोला है फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। अब ये पॉइंट जो है ना, अगला पेज पहले समझेंगे उसके बाद आते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, जो स्टेप्स हैं हमारे पास रेस्पिरेशन में, कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप आता है ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, ऑक्सीजन अंदर लिया, CO2 को बाहर छोड़ा, दैट्स इट, दिस इज ब्रीदिंग, या बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब जो लंग्स हैं हमारे, कैसे होता है ब्रीदिंग सबको पता होगा, जैसे कि अगर जितना पढ़ा है अभी तक, तो क्या होता है जब हमें इनहेल करना होता है, मतलब हवा अंदर भरनी होती है, तो हम क्या करते हैं, जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम सबको पता है डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, तो वो फ्लैट हो जाता है। क्यों फ्लैट हो जाता है, क्योंकि जो लंग्स हैं उसके ऊपर लंग्स है, तो लंग्स को हमें पूरा ऐसे स्टेट में बनाना है, उसको भरना है अच्छे से, तो ऑब्वियसली डायफ्राम फ्लैट चाहिए, वरना नॉर्मली ऐसे प्रेजेंट है मान लो डायफ्राम, तो ये फ्लैट हो जाएगा क्योंकि लंग्स में हवा भरनी है, ठीक है। तो लंग्स में हवा भर जाएगी इनहेल करने के दौरान, ठीक है, डायफ्राम फ्लैट, लंग्स में हवा भरी, ये हुआ इनहेल। अब मुझे एक्सहेल भी करना है, ठीक है, तो एक्सहेल करना है तो डायफ्राम क्या करेगा, लंग्स के ऊपर प्रेशर देगा कि भाई तुम वापस अपने स्टेट पे आ जाओ, लंग्स के ऊपर प्रेशर देगा तो अपने स्टेट पे वापस आ जाएगा डायफ्राम, इस तरीके से अपने, यहाँ पे पहले ऐसा था इनहेल करते हो, अब ऐसे अपनी स्टेट पर वापस आ गया है डायफ्राम, और लंग्स के ऊपर प्रेशर आया तो लंग्स को बाहर छोड़नी पड़ी हवा, क्योंकि भाई प्रेशर इतना नहीं झेल सकता है, सिंपल सी बात है, तो नॉर्मल हवा बाहर छोड़ दी, दैट्स इट। तो इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द लंग्स एंड एक्सपल्शन ऑफ CO2 रिच एयर फ्रॉम द लंग्स, सिंपल सी बात है। इन्वॉल्व्स इंस्पायरेशन मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, एक्सपायरेशन, इसको बोला गया है पल्मोनरी वेंटिलेशन, मतलब जो हमने लंग्स के साथ किया, दैट इज और पल्मोनरी टर्म यूज होता है हमारे लंग्स के लिए। वेंटिलेशन मतलब जो हमने किया उसको बोला गया है वेंटिलेशन, डन, ठीक है। सेकेंड आता है, अब क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है, अगर ये जो ऑक्सीजन को मैंने लिया है और CO2 को बाहर छोड़ा है, तो जो ऑक्सीजन अंदर ली है उसको टिश्यूज़ तक पे पहुंचाना पड़ेगा, जो सेल्स है वहाँ तक पहुंचाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ब्लड पहुंचाएगा तो, पर किस तरीके से पहुंचाएगा उसके बारे में बात कर लें। लंग्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोला जाता है एल्वियोल, उसको बोला जाता है साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द रेस्पिरेटरी सरफेस। मान लो ये तुम्हारे लंग्स हैं तो इनके अंदर एल्वियोली प्रेजेंट होती है। एल्वियोली क्या करती है, एल्वियोली प्रेजेंट है तो ये यहाँ पर ब्लड को दे देती है ऑक्सीजन, मान लो एक कैपिलरी है ब्लड की, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन दे देगी ब्लड को
और ये CO2 दे देगी इसको कि भाई एल्वियोली बाहर पहुंचा दो CO2 को, ऑक्सीजन मेरे को दे दो, ठीक है। तो लंग्स के अंदर एल्वियोली के अंदर आती है ऑक्सीजन। तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोली इनटू द ब्लड। अब एल्वियोली कहाँ गई, अभी मैं डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगी, सिंपल सी बात ये जो है। तो एल्वियोली से हमारी एक ब्लड वाली ये कैपिलरी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, इसको वैसे पल्मोनरी कैपिलरी बोला जाता है। यहाँ से ऑक्सीजन आ गई, यहाँ से CO2 गई, ठीक है। और अब ये CO2 बाहर चली जाएगी, ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज़ के पास जाएगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोली इनटू द ब्लड एंड डिफ्यूजन ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड इनटू द एल्वियोली, ठीक है, ओके। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। अब ये कैपिलरी में है, ये ऑक्सीजन आ गई, अब लंग्स से पूरी बॉडी टिश्यूज़ को भी देनी है जो हमारी वो है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। लंग्स के पास तो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, मतलब ऑक्सीजन आ गई है ब्लड के अंदर, बट पूरी बॉडी टिश्यूज़ को देने पड़ेंगे, जो बॉडी की सेल्स हैं उनको देनी पड़ेगा। सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि हर सेल में रेस्पिरेशन कैसे होगी, वाया हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, कैसे, ऑक्सीडाइज करके खाने को। खाना तो है, देखो डाइजेशन किया, खाना तो है, ग्लूकोज हमारे पास प्रेजेंट है बॉडी में, पर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन भी तो चाहिए। तो पल्मोनरी कैपिलरी जो होगी, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाएगी, ठीक है, वाया हीमोग्लोबिन इन RBC। हीमोग्लोबिन क्या करता है, RBC में ना हीमोग्लोबिन होता है, ऐसा स्ट्रक्चर है, मान लो यहाँ ऑक्सीजन लटकाएगा, यहाँ ऑक्सीजन लटकाएगा, यहाँ ऑक्सीजन लटकाएगा और ट्रांसपोर्ट करवाएगा, ठीक है। RBC एंड प्लाज्मा, जो कि डिटेल में पढ़ रहे होंगे बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन में। प्लाज्मा जो क्या बोलते हैं, ब्लड का वो नहीं होता मैट्रिक्स, ब्लड का मैट्रिक्स होता है, याद है ना, प्लाज्मा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स। अब ये जो है भाई साहब, ये जो CO2 है, टिश्यूज़ हैं हमारे, ये CO2 दे देंगे इसको, ठीक है। अब कौन सी कैपिलरी है, क्या कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी कौन सी कहाँ यूज़ होगी उसके बारे में बात करते हैं। अभी हमने सिंपल सा बात किया कि एक्सचेंज हुई गैसेस की एल्वियोली से कैपिलरी में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, CO2 आया, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे होगा, ठीक है। ये क्या बोला गया है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोले तो अभी हम टिश्यूज तक नहीं पहुंचे हैं, टिश्यूज तक नहीं पहुंचे, हमने लंग्स से ही एक्सचेंज किया है, ठीक है। जब हम टिश्यू लेवल पर पहुंच जाएंगे तो उसको बोल दिया है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन दे दिया है ब्लड को टिश्यूज़ ने, और टिश्यूज़ ने सेल जो हमारा ब्लड को क्या दे दी है, CO2 दे दी है। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या बोला गया है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज था या कोई भी ऐसे अमीनो एसिड, मान लो अमीनो एसिड था, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाई। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल्स टू ऑक्सीडाइज फूड मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स टू प्रोड्यूस एनर्जी, ATP, CO2 एंड वाटर आज रिलीज एज बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है। बाई प्रोडक्ट्स बोले जैसे CO2 रिलीज हुआ, वाटर रिलीज हुआ और एनर्जी तो हुई। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या था, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल्स टू ऑक्सीडाइज फूड मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड टू प्रोड्यूस एनर्जी, ATP, CO2 एंड वाटर आर रिलीज एज बाय प्रोडक्ट। बोला गया एनर्जी रिलीज हुई, CO2 रिलीज हुआ और पानी रिलीज हुआ, ठीक है। एक मेन बात बताना चाहती हूँ कि आर्टरी, कैपिलरी, वेन्स होता क्या है। वैसे तो ये अगले चैप्टर का काम है, बट स्टिल अभी समझने के लिए हम समझ लेते हैं, आगे भी डायग्राम आएगा, ठीक है। सिंपल सा समझते हैं। वेन होती है एक ऐसी जो बेसिकली ब्लड को लेके जा रही होती है हार्ट की तरफ, ठीक है, ब्लड को लेके जा रही होती है हार्ट की तरफ। एक ऐसी वेसल है जो कि ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जा रही होती है, उसको बोला जाता है वेन, ठीक है। अभी कॉमनली अगर बात करें तो यही होता है, ठीक है। अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरी, ए से अवे फ्रॉम द हार्ट। तो अगर ब्लड को दूर लेके जा रही है हार्ट से तो उसको बोला जाता है आर्टरी, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट कौन करती है, इन दोनों का कनेक्शन क्या है, इन दोनों के कनेक्शन को बोला गया है कैपिलरी। क्या बोला जाता है, कैपिलरी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझते हैं, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझते हैं। तो वेन्स हार्ट की तरफ जाती है, आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट। तो अभी हम याद रख रहे हैं कि आर्टरी ए से अवे फ्रॉम द हार्ट, तो हार्ट से अवे जाने वाली हमारी जो वेसल्स हैं उसको बोला जाता है आर्टरी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना याद रखते हैं, फिर समझते हैं। हाँ चलो,
अब इसके थ्रू समझेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। सबसे पहला स्टेप कौन सा था? ब्रीदिंग, पल्मोनरी वेंटिलेशन। एटमॉस्फेरिक एयर आई, CO2 बाहर गई। एल्वियोली, एक्सपल्शन ऑफ वाटर रिच फ्रॉम एल्वियोली, सिंपल सी बात है एल्वियोली। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द रेस्पिरेटरी सरफेस, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब एल्वियोली से ये ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी कौन सी है? पल्मोनरी कैपिलरी है। पल्मोनरी कैपिलरी क्यों है? क्योंकि अभी देखो पल्मोनरी वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है भैया? पल्मोनरी वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है? पल्मोनरी किसके लिए यूज़ किया जाता है? लंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, सिंपल सी बात है। तो अगर हम लंग्स के लिए यूज़ कर रहे हैं पल्मोनरी वर्ड, तो इस कैपिलरी को क्या बोल दिया? पल्मोनरी कैपिलरी। क्योंकि क्या है? ऑक्सीजनेटेड रिच एयर दे रहा है ये, ठीक है, और CO2 रिच लंग्स को वापस दे रहा है, एल्वियोली को वापस दे रहा है, तो पल्मोनरी कैपिलरी बोल दिया। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, अब ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट चल रहा है, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद टिश्यू सेल, अब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वो प्रेजेंट होगी कैपिलरी, इसको बोला जाता है सिस्टमिक कैपिलरी, जो कि CO2 लेके जाती है वापस। सिस्टमिक कैपिलरी क्यों बोला गया है? सिस्टमिक वर्ड यूज होता है मेनली, सिस्टमिक वर्ड यूज होता है मेनली फॉर टिश्यू। अगर हम मैं बात कर रही हूँ कोई टिश्यू पर्पस के लिए, मतलब टिश्यू से रिलेटेड कोई बात कर रही हूँ, तो सिस्टमिक वर्ड यूज़ होगा। तो सिस्टमिक कैपिलरी जो कि टिश्यू से CO2 वापस लेके जाती है और टिश्यू को ऑक्सीजन देके जाती है। डन। अब बोला गया है यूटिलाइजेशन, हम यूटिलाइज करके CO2 को दे देंगे बाहर सिस्टमिक कैपिलरी में और ऑक्सीजन को अंदर दे देंगे हमारे टिश्यू को। डन। एनर्जी बन जाएगी, CO2 बन जाएगी, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये बोला गया है इंटरनल रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन के स्टेप्स थे। फर्स्ट होता है ब्रीदिंग, मतलब बोलते पल्मोनरी वेंटिलेशन। सेकंड होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें हमने एक्सचेंज किया। थर्ड होता है ट्रांसपोर्ट। फोर्थ होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसमें हमने इंटरनली चेंज किया, मतलब टिश्यूज़ को दिया ऑक्सीजन, ठीक है। फिर बाद में हम एनर्जी बनाते हैं, जिसको बोला गया बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। दैट्स इट, ठीक है। ये होते हैं रेस्पिरेशन के स्टेप्स। अब NCERT बहुत ही प्यारी प्यारी लाइन लिखती है। NCERT पर लाइन देखो यार, मैं चलो पहले लाइन देख के आते हैं। As you have read earlier, oxygen is utilized by the organisms to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids to derive energy to perform various activities. Carbon dioxide CO2, which is harmful, is also released during the above catabolic reactions. Catabolic reaction सिंपल सी बात है, ब्रेकडाउन, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म पढ़ा था हमने। कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि कुछ ब्रेकडाउन कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म, कुछ फॉर्मेशन कर रहे हैं। डन। तो फॉर्मेशन होती है तो उसको बोला गया है एनाबॉलिज्म, ठीक है, एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिक क्या हो गया? कुछ ब्रेकडाउन हो रहे हैं। It is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out. सिंपल सी बात है। This process of exchange of oxygen from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing. क्या है? The process of exchange of oxygen from the atmosphere, commonly known as respiration. Commonly known as respiration क्यों बोला गया है? क्योंकि एक respiration के अंदर का step है breathing, और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, ठीक है। Place your hands on your chest, chest पे हाथ रखो। You can feel the chest moving up and down. अप एंड डाउन क्यों होगा? क्योंकि हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो मूवमेंट होती है लंग्स की। जब हम इनहेल करेंगे तो लंग्स अपने अंदर हवा भरेगा, सिंपल सी बात है, तो अप एंड डाउन होगा। You know that it is due to breathing. How do we breathe? The respiratory organs and mechanism of breathing are described in the following sections of chapter. अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। तो mechanism of breathing depends on, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। NCERT लिखती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हैबिटाट। हैबिटाट क्या हो गया? कहाँ वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है। पानी में रह रहा है तो एक्वेटिक हैबिटाट, टेरेस्ट्रियल लैंड पे रह रहा है तो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब हमने टिश्यू वाले चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था पोरीफेरा टू कॉर्डेटा होता है। पोरीफेरा मतलब स्पंजेस टू कॉर्डेटा, ठीक है। फाइलम्स होते हैं, एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन होता है, तो उनके अंदर भी अलग अलग ऑर्गन्स होंगे। वो किस तरीके से रेस्पायर करते हैं, वो किस तरीके से ब्रीथ करते हैं, रेस्पायर करते हैं, उनके बारे में भी दिया हुआ NCERT में, तो पढ़ते हैं। चलो भाई, तो बोला गया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हैबिटाट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन है किसी ऑर्गेनिज्म की और हैबिटाट, ठीक है, मतलब किसी की सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो सेल्स के थ्रू किस तरीके से अपनी रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेगा। तो जैसे कि अगर बात करूँ, सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास स्पंजेस हो गया, सीलेंट्रेटा हो गया, नीडेरिया हो गया, फ्लैटवर्म्स हो गए। फ्लैटवर्म्स क्या होते हैं? प्लेटी एलिमेंट्स होता है, याद है ना सबको।
तो गैस एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन सिंपल सी बात है। अभी इनके पास सिंपलर चीज़ें हैं, जैसे स्पंजेस है, स्पंजेस के पास तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ना, अभी सीलेंट डेटा है, हमारे पास कौन सा है, टिश्यू वाला आ जाता है, फ्लैटवर्म्स है, ठीक है, फ्लैटवर्म्स के पास ऑर्गन दिखने लग जाते हैं, डन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ स्पंजेस की, तो स्पंजेस में अगर मैं बात करूँ तो गैस एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल सी बात है, बॉडी का जो सरफेस है, ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन ओवर द बॉडी सरफेस, ये बॉडी सरफेस है, ये ऑक्सीजन लेगा और CO2 बाहर दे देगा, दैट्स इट, बॉडी सरफेस के थ्रू करेंगे ये। पॉरीफेरा टू एश के हेलमिंथेस हमने पढ़ा था, पॉरीफेरा, सीलेंटरेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथेस, एश के हेलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, आइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। तो पॉरीफेरा टू एश के हेलमिंथेस बोला गया है बॉडी सरफेस से करते हैं, पॉरीफेरा से लेकर एश के हेलमिंथेस तक, पॉरीफेरा, सीलेंटरेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस, एश के हेलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है, एश के हेलमिंथेस तक बॉडी सरफेस तक करते हैं, ठीक है। तो बॉडी सरफेस से क्या है, ये बॉडी सरफेस है, ऑक्सीजन दी इनको, डिफ्यूजन से, डिफ्यूजन क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है ऑक्सीजन बाहर और एटमॉस्फेरिक एयर में ज़्यादा है, और इनकी बॉडी में कम होगा, आ जाएगा, CO2 इनकी बॉडी में ज़्यादा है, यही तो हो रहा है सब जगह पर, सब जगह पर यही होता है, सिंपल सी बात है। हायर ऑर्गेनिजम्स, बिन से हायर वाले भी आ जाएंगे, तो हायर ऑर्गेनिज्म बोले तो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर और एनिमल्स। तो अगर एक्वेटिक हैबिटाट है, मतलब पानी में रहने वाले हैं, तो पानी में रहने वाले हैं, एक होगा फिशेस एंड एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, फिशेस हो गई, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, एंड मोलस्क्स, हाँ जी, मोलस्क्स भी इनमें आता है। अभी यार तुम्हें बहुत सारा लग रहा होगा यार क्या ही बढ़ा रहे हैं, ये क्या है, बट सीरियसली अगर हम बात करें, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे होंगे तो बहुत इजी लगेगा ये चीज़। फिशेस हो गई, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हो गए, मोलस्क्स भी इसी किंगडम में आते हैं, ठीक है। अभी याद रखते हैं कि इनके अंदर गिल्स होते हैं, सिंपल सी बात है, एक्वेटिक है, एक्वेटिक हो गया है, फिशेस है, सबको पता है गिल्स है उनके अंदर, लंग्स तो होते नहीं है फिश के अंदर, तो गिल्स होते हैं, ठीक है। तो गिल्स मतलब गिल्स वाले रेस्पिरेशन को बोला जाता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्या बोला जाता है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल ब्रैंकियल जो बोलना है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। कौन कौन कर रहा है, फिशेस कर रही हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स कर रही हैं, मोलस्क कर रहे हैं। अभी एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं, मोलस्क क्या होते हैं, इनके बारे में तो यार तुम एनिमल किंगडम पढ़ोगे तभी पता लगेगा। बाकी फिशेस अभी पता है तुम्हें क्या होती हैं, तो वो गिल्स होते हैं उनके अंदर, इसको बोला जाता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, टेरेस्ट्रियल क्या हुआ, लैंड पर रहने वाले, सिंपल सी बात है, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, छिपकली वगैरह जो भी, बर्ड्स हो गई हमारी, एंड मैमल्स हो गए, मैमल्स हम हो गए, हम लैंड पर रहते हैं। तो हम किससे रेस्पायर करते हैं, लंग्स से करते हैं। तो लंग्स को क्या बोला जाता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन फॉर गैसेस एक्सचेंज इन एयर, ठीक है। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट पे जो हम रेप्टाइल्स हो गए, रेप्टाइल थोड़ी, छिपकली हो गई, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, लंग्स से यूज़ करते हैं, हम लंग्स का यूज़ कर रहे हैं, अभी एल्वेओली बढ़ गया है, ठीक है। ट्रैकियल रेस्पिरेशन, इंसेक्ट लाइक कॉकरोच के अंदर ना एक सिस्टम होता है ट्रैकियल सिस्टम। जब हम कॉकरोच पढ़ रहे होंगे ना, डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं स्पेरिकल्स के बारे में, क्या होता है, उनकी बॉडी पे ना कुछ छेद प्रेजेंट होता है जिसको स्पेरिकल्स बोलते हैं, ठीक है, और उससे ऐसे पाइप्स निकलती है, ट्रैक या समथिंग इस तरीके से, ठीक है, तो उसको बोला जाता है ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। तो भी डिटेलिंग में पढ़ेंगे, कहाँ पर, कॉकरोच पढ़ना है, कॉकरोच है सिलेबस में, तो कॉकरोच के बारे में जब पढ़ेंगे तो डिटेलिंग में पढ़ रहे होंगे। अभी याद रखते हैं कि ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है हमारे कॉकरोच में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अर्थवर्म्स, अर्थवर्म्स किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं, अपनी स्किन के थ्रू। उनकी ना, जब तुमने अर्थवर्म देखा होगा तो बहुत ही ऐसे चिपचिपी सी गिलगिली सी स्किन होती है, ठीक है, तो उनकी मॉइस्ट सी, मतलब गीली गीली सी स्किन होती है, बहुत ही ऐसे अजीब सी। अ प्रोसेस कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेन जो ये हमारा क्यूटेनियस वर्ड है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्किन के लिए यूज़ किया जाता है, स्किन के लिए यूज़ किया जाता है, डन। तो क्यूटेनियस वर्ड जो हमारा है, ये स्किन के लिए यूज़ किया जाता है, तो अपनी स्किन के थ्रू, जिसको बोला जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मतलब, ठीक है, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अर्थवर्म किससे रेस्पायर करते हैं, अपनी गीली गीली स्किन से रेस्पायर करते हैं। एम्फीबियंस क्या हो गया, एम्फीबियंस क्या होता है, वो लैंड पर भी रह सकते हैं और वो पानी में भी रह सकते हैं। जैसे कि हमारा बहुत ही प्यारा एग्जांपल, जिसके बारे में पढ़ना भी है आगे, जैसे इसके बाद पढ़ेंगे, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी करने के बाद करेंगे, तो कुछ प्रोसेसेस है जो तुम्हें पहले समझ लेनी चाहिए। जैसे फ्रॉग पढ़ेंगे तो फ्रॉग ऑलमोस्ट हमारा जैसा ही है, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं।
तो क्यों ना हम पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लें, उसके बाद फ्रॉग के बारे में पढ़ें। तो फ्रॉग में क्या है, डुअल हैबिटेट है। डुअल हैबिटेट भाई, फ्रॉग तुम्हें दिख रहा है, हमेशा पानी में नहीं दिखता, यहाँ लैंड पर भी दिखता है, तुम्हें दिखता है, सिंपल सी बात है। तो वो फ्रॉग है जो हमारा पानी में भी रह सकता है और लैंड पर भी रह सकता है। तो वो होते हैं एम्फीबियंस। क्या बोलते हैं उनको, एम्फीबियंस। स्किन फॉर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए स्किन होती है। पानी में क्या है, मतलब क्यूटेनियस स्किन फॉर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वाटर, पानी में रेस्पायर करना है तो स्किन से करेगा। लंग्स फॉर एजल रेस्पिरेशन ऑन लैंड, अगर लैंड पर है तो लंग्स से करेगा, ठीक है, ओके, ठीक है, सिंपल सी बात थी। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जब हम बात कर रहे थे टिश्यू के अंदर कि भाई साहब सबका डिवीजन, सब में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसको पता है क्या करना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेल्स, टिश्यू, सबको पता है उनको क्या करना है, ठीक है। तो एक सिस्टम अच्छे से फिजिकली और केमिकली कोऑर्डिनेटेड होता है, ये भी पढ़ा था हमने टिश्यू चैप्टर में। तो ऑर्गन्स दैट हेल्प इन द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सी बात है, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए, तो हमें क्या, कौन से ऑर्गन्स लगेंगे जो इनटेक करेंगे ऑक्सीजन का और रिमूव करेंगे CO2 का। अब एक ऑर्गन से तो होगा नहीं ये काम कि भाई साहब चलो आओ मैं सब कुछ ही करवा दूंगा, नहीं, तो हमें बहुत सारे ऑर्गन्स चाहिए। इनेबलिंग एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, हमारे पास अगर बहुत अच्छी सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन होगी तभी तो हम रेस्पिरेशन कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सेल्स हमारी बॉडी में, एक सेल थोड़ी है, वो अच्छे से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नॉस्ट्रल्स क्या होती है पता है तुम्हें, ये जो तुम्हें गोल गोल दिख रहे हैं ये नॉस्ट्रल्स होती हैं, जो एक्सटर्नल पार्ट है, एक्सटर्नल लेयर्स, यहाँ से हवा अंदर जाएगी तो ये गोल गोल है जो इसको बोला जाता है नॉस्ट्रल्स, ठीक है। सो अलाउज द एंट्री ऑफ एयर इनटू द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी क्या होगी, इनके अंदर जो खाली जगह है, जो इनके अंदर खाली जगह है उसको बोला जाता है नेजल कैविटी, ठीक है। इसके लिए डायग्राम की जरूरत है ही नहीं थी, सिंपल सी बात है, मैं क्यों ही लाऊं डायग्राम। तो ये खाली जगह है, ये किसके थ्रू अलग अलग है ना दोनों, ये इसको बोला जाता है सेप्टम, क्या बोलते हैं, सेप्टम, ठीक है। और क्या भाई साहब हमने देखा, ये भी कार्टिलेज का बना होता है, सेप्टम होता है जो दीवार है इसके बीच की, हाथ मत लगाने लग जाना, क्या सेप्टम किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है, अकेले में लगा लेना। फिल्टर्स वार्म्स एंड मॉइस्चराइज द इनकमिंग एयर, जो हमारी हवा है उसको भाई साहब थोड़ा सा मॉइस्ट करना है, थोड़ी सॉफ्ट सी कर दो, फिल्टर कर दो, ऐसे गंदे गंदे पार्टिकल्स होंगे, सिंपल सी बात है, ऐसे थोड़ी साफ़ करके हवा आ रही है तुम्हारे पास, इंडिया वाले सिस्टम है कि भाई चलो हम साफ़ करके हवा पहुँचाएंगे इनके नाक तक। तो फिल्टर वार्म्स एंड मॉइस्चर द इनकमिंग एयर। अगर गंदे गंदे पार्टिकल्स हैं तो हमारे अंदर म्यूकस भी होता है, म्यूकस होता है ना नाक के अंदर, तो वो उससे वो चिपक जाते हैं गंदे पार्टिकल्स। क्यों, हमें साफ़ करना है भाई, अंदर थोड़ी भेज देंगे गंदी हवा, नहीं ना, ठीक है, यहीं पे रोक लो। तो फिल्टर वार्म्स एंड मॉइस्चर द इनकमिंग एयर, ठीक है। सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, सीलिएटेड एपिथेलियम, क्यों भाई साहब, मूवमेंट भी तो करवानी है, इधर अंदर जाओ अंदर, ठीक है। तो उसके बाद आती है इंटरनल नॉस्ट्रल्स वही तो इंटरनली भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, इंटरनल नॉस्ट्रल्स या इंटरनल लेयर्स बोला गया है। फिर आता है फैरिंक्स, थ्रोट, जो कि कॉमन पैसेज है खाने के लिए और हवा के लिए। अब हवा जाएगी तो वो तो भी फैरिंक्स से जाएगी, फूड जाएगा तो भी फैरिंक्स के थ्रू जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ये भाई सब अलग अलग पैसेज बने हुए हैं, यहाँ से फूड जाएगा, यहाँ से वो नहीं, दोनों एक ही जगह से जाएगी। हवा जाएगी तो फैरिंक्स से जाएगी, थ्रोट, ठीक है, और फूड जाएगा तो भी हमारे फैरिंक्स से ही जाएगा। तो कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, फैरिंक्स, ठीक है। फिर आता है लैरिंग्स क्या होता है, जो तुम चप 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 बोलते हो ना, किसकी वजह से बोलते हो, अगर ये खराब हो गया तो बोल नहीं पाओगे, प्रोड्यूस साउंड। लैरिंग्स का होता है वॉइस बॉक्स होता है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। अब लैरिंग्स ना बहुत सारे कार्टिलेज से बना होता है, मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेजेस, वैसे तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है बट लिख लेंगे लास्ट में, 9 कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। अब जिसमें से एक जो लास्ट वाला कार्टिलेज होता है ना, अगर 9 कार्टिलेज है, इस तरीके से 9 कार्टिलेज है, तो मान लो ये लास्ट वाला कार्टिलेज है, लास्ट वाले कार्टिलेज से बना होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है, ट्रैकिया जो है विंड पाइप, उसकी कवरिंग को बोला जाता है, उसके ऊपर ढक्कन प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है एपिग्लॉटिस। क्यों ढक्कन प्रेजेंट होता है, जब मैं खाना खा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरी ट्रैकिया में, विंड पाइप में खाना घुस जाए, नहीं, सिंपल सी बात है, नहीं चाहती हूँ, तो ट्रैकिया क्या होगा, एपिग्लॉटिस जो हमारे लैरिंग्स का काटे, मान लो ऐसे ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये एपिग्लॉटिस है, ऐसे मान लो, ठीक है, एपिग्लॉटिस है, और ये यहाँ पर ट्रैकिया प्रेजेंट होगी। ट्रैकिया की ओपनिंग को बोला जाता है ग्लॉटिस बोला जाता है। तो ग्लॉटिस को कवर करने वाला क्या हुआ, एपिग्लॉटिस। तो ये ग्लॉटिस है, तो इसको कवर कौन करेगा, एपिग्लॉटिस। जब खाना आया अंदर तो एपिग्लॉटिस कवर कर देगा ऐसे, ठीक है।
तो लैरिंग्स का ही पार्ट होता है ग्लॉटिस। तो जैसे ये क्या था हमारा ग्लॉटिस, मतलब ये विंड पाइप है, तो इसके ऊपर की जो ओपनिंग है उसको क्या बोला गया है, ठीक है। मान लो एक पाइप है, उसके ऊपर जैसे शटल होती है, उसके ऊपर बॉक्स होता है, तो बॉक्स के कवर को क्या बोला गया है, शटल के बॉक्स के कवर को बोला गया है एपिग्लॉटिस। ये ढक्कन को बोला गया है एपिग्लॉटिस। जो उसके ऊपर ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, उसको बोलते हैं ग्लॉटिस। तो ये एपिग्लॉटिस उसको ऐसे कवर कर लेगा। सिंपल सी बात है। कब करेगा कवर, जब खाना आया। तो मैं चाहूँगी भाई साहब मेरे सांस वाली जो पाइप है उसके अंदर खाना चला जाए और मेरे को सांस ना आए, मर जाऊँ, ऐसा नहीं होगा ना। सिंपल सी बात है, बॉडी ने मैकेनिज्म बनाए होंगे। हाँ, तो बॉडी ने मैकेनिज्म बनाए होंगे तो ऑब्वियसली जो हमारी ट्रैकिया है, मतलब विंड पाइप है जिससे हम सांस लेते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन अब पूरे सेल्स को भी चाहिए, सिंपल सी बात है, लंग्स को देनी है ना। यहाँ ट्रैकिया होगी प्रेजेंट, फिर ये ऐसे डिवाइड हो जाएगी लंग्स में, ठीक है। तो वही, तो ट्रैकिया के ऊपर एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, जो कि एक हमारे लैरिंग्स का कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो ट्रैकिया, अब सिंपल सी बात है, जब हवा आएगी तो प्रेशर भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर प्रेशर मेंटेन करके रखना है, तो अगर मान लो हवा आई बहुत तेज और ऐसे हो गई मेरी पाइप, ऐसे थोड़ी होगा, ठीक है। या हवा आई नहीं रही है तो कोलैप्स ही कर गई, हवा नहीं आई, ऐसे हो गई मेरी पाइप, चलो ख़त्म। नहीं, हमें पाइप को इस तरीके से मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि भाई साहब हवा कम आए ज़्यादा आए जैसे मर्जी आए, एक प्रेशर इस तरीके से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो किस तरीके से रखेंगे, सिंपल सी बात है, इसको कनेक्ट कर दो ऐसी रिंग से कनेक्ट करके रख देंगे तो ये सिंपल ऐसे कनेक्ट ऐसे रहेगी, स्टिल ऐसे ही रहेगी। अब ये इनकम्प्लीट होती है, डॉर्सली इनकम्प्लीट क्यों होती है, पीछे इसोफेगस प्रेजेंट नहीं है तो उसके अंदर चुभा दो ऐसे। अगर ऐसे ये ऐसे इस तरीके से कंप्लीट होती है तो पीछे इसोफेगस में लग रही होती है, तो भाई सब सिंपल, ठीक है। तो ऐसे होता है, ट्रैकिया आगे प्रेजेंट है, पीछे इसोफेगस है, फूड पाइप है, तो हमें फूड पाइप के लिए जगह देनी है। ऐसे होगी तभी तो हमारी फूड पाइप पूरी आ पाएगी, वरना ऐसे भाई एक पाइप ऐसे है एक पाइप ऐसे है, ऐसे थोड़ी होगा बॉडी में। तो एक पाइप ये प्रेजेंट होगी जिसमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग है। कार्टिलेजस रिंग का क्या काम है, कोलैप्सिंग से तो बचाना है, ठीक है। तो इस तरीके से लगा दी है, पीछे इसोफेगस भी फिट हो जाए, ठीक है। तो इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स टू प्रिवेंट कोलैप्स, लाइंड विद सीलिएटेड एपिथेलियम फॉर डस्ट रिमूवल, ठीक है। अब नाक से जो म्यूकस ने डस्ट छोड़ दी है, ट्रैकिया भी ऐसे नहीं है कि भाई छोड़ दिया चलो भाई नाक के ऊपर ही सब रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी है, कर दिया उसने साफ, नहीं। ट्रैकिया के अंदर भी सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, पढ़ा था हमने, याद है। तो होमवर्क है तुम्हारा, जाके देखना, एग्जाम्पल लिखवाया हुआ है ट्रैकिया के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्रोंकाई, एट द लेवल ऑफ 5th thoracic vertebrae, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू thoracic vertebrae, पीछे वर्टिब्रीज प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल सिस्टम होता है ना, तो वर्टिब्रल सिस्टम होता है हमारा, तो 5th thoracic vertebrae, ठीक है। जो 5वीं नंबर की वर्टिब्री है हमारे अंदर जो प्रेजेंट होती है वर्टिब्रीज, ठीक है। तो अगर 5वें नंबर की जो वर्टिब्री है, प्लेन करने के लिए डायग्राम ले आई हूँ, ये देखो, जैसे कि वर्टिब्रीज बेसिकली बोन्स ही होती है, सिंपल सी बात है। किससे कनेक्टेड होती है, कार्टिलेज से कनेक्टेड होते हैं, इंटरवर्टेब्रल डिस्क हमने पढ़ा था, ठीक है। तो कार्टिलेज से कनेक्टेड होती है, बोन्स ही होती है, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले आएंगे हमारे पास 7 सर्वाइकल वर्टिब्रीज है, इसके बारे में वैसे लोकोमोशन मूवमेंट में ढंग से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना जानते हैं कि 7 सर्वाइकल की वर्टिब्रीज है, मतलब ये 7 ऐसी, ठीक है। और 26 होती है टोटल, 12 ये थोरैक्सिक है, 12 थोरैसिक वर्टिब्रीज है, ठीक है। तो थोरैसिक वर्टिब्रीज है हमारा ना, थोरैसिक चैम्बर भी होता है यहाँ पर। ये जो 5th थोरैसिक वर्टिब्री है, ठीक है, यहाँ तक तो हमारी ट्रैकिया चल रही थी, ऐसे देखो, यहाँ तक मान लो, यहाँ तक ट्रैकिया चल रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे आके ट्रैकिया 2 में डिवाइड कर जाएगी, 2 लंग्स है ना हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर आके ट्रैकिया 2 में डिवाइड कर जाएगी, उसको बोला गया है ब्रोंकाई। ये जो 5th, यहाँ तक ट्रैकिया चल रही थी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैकिया चल रही थी आराम से, बट ये जो 5th थोरैसिक वर्टिब्री का लेवल आएगा यहाँ से, मतलब वेंट्रल, ये वेंट्रल होता है, पीछे वाला डॉर्सल होता है, ये डॉर्सली प्रेजेंट है हमारा। स्पाइनल जो हमारा कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है 26 वर्टिब्रीज रीजन के बेसिस पर होता है, जैसे कि ये थोरैसिक रीजन है हमारा, ठीक है। आगे जाके पढ़ रहे होंगे थोरैसिक चैम्बर के बारे में, ठीक है। ये सर्वाइकल रीजन है, तो सर्वाइकल रीजन की ये वर्टिब्रीज होंगी, ठीक है। तो एट द लेवल ऑफ 5th वर्टिब्री, thoracic vertebrae, trachea divides into the right and left primary bronchi। प्राइमरी ब्रोंकाई सबसे पहले प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर उसके बाद आगे, ठीक है। सो ट्रैकिया डिवाइड इनटू द राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई क्यों हुआ, क्योंकि भाई लंग्स भी तो 2 हैं तुम्हारे पास, ठीक है।
तो इसका मतलब ये नहीं, अगर मैंने यहाँ कार्टिलेजिनस रिंग नहीं बनाई तो इसका मतलब ये नहीं प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। किसी किसी में तो प्रेजेंट नहीं है बट यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो अभी समझते हैं। जैसे ये ट्रैकिया है, सबसे पहले ये डिवाइड हुई 1 डिग्री ब्रोंकाई। ये 2 लंग्स में है, हमारे पास 2 लंग्स में सबसे पहले आई प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद डिवीजन, उसका फर्दर डिवीजन होकर सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई 2 लंग्स में वही सेम चीज़ चल रही है, ठीक है। फिर टर्शरी ब्रोंकाई, 3 डिग्री ब्रोंकाई, 2 डिग्री से 3 डिग्री बन गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं ब्रोंकियोल्स, इनकी फर्दर डिवीजन को बोला गया है ब्रोंकियोल्स। इनिशियल ब्रोंकियोल्स, सबसे पहले आए इनिशियल मतलब शुरू हुए हैं अभी इनिशियल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। फिर आते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, मतलब खत्म होंगे, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। अब इतना याद रखना है, नो कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट इन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। जो हमारे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है यहाँ पर कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट नहीं होती है, याद रखना है ये पॉइंट। लास्ट वाले जो ब्रोंकियोल्स हैं, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, यहाँ पर कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट नहीं होती है, इनिशियल तक प्रेजेंट है। ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवीजन आ जाती है ब्रोंकाई की, ठीक है। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। नो कार्टिलेजिनस रिंग्स इन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। फिर आती है एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई की डक्ट, उसके बाद एल्वियोली की डक्ट, फिर एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा एल्वियोलाई पे, ठीक है। तो चलो अब इतना हमने पढ़ा आज, अब इसके बारे में और पढ़ते हैं एनसीईआरटी की। तो ब्रीदिंग वैरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल सी बात है। Lower invertebrates like sponges, coelentrates, flatworms exchange oxygen with CO2 by simple diffusion over the entire body surface. पूरी body surface है उनके पास ऑक्सीजन का एक्सचेंज करने के लिए। Earthworms use their moist cuticle and insects have a network of tubes, tracheal system, tubes to transport atmospheric air within the body, ठीक है। ट्रैकियल ट्यूब्स बोले तो हमारे पास जो कॉकरोच है, ठीक है जी, और ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स, मतलब एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसके अंदर हम एक्सचेंज करवा रहे हैं, ठीक है जी। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, मतलब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बोला गया है गिल्स को, ठीक है। कि कौन कौन यूज़ कर रहे हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, फिशेस, मोलस्क्स आर यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क वेर वेस्कुलराइज्ड बैग्स कॉल्ड लंग्स। हमारे जो एक बैग्स कौन है, लंग्स है, ठीक है जी, are used by the terrestrial forms of the for the exchange of gases. Among vertebrates, fish use gills where amphibians, reptiles, birds and mammals respire through lungs. Then amphibians like frogs respire through their moist skins, cutaneous respiration, ठीक है जी। चलो, human respiratory system. We have a pair of external nostrils. We have a pair of external nostrils opening out the upper lips, like simple सी बात है। It leads to the nasal chamber, nasal cavity बोल सकते हो, through the nasal passage, ठीक है जी। The nasal chamber is opened into pharynx, फिर वो pharynx में open होगा। The pharynx opens to the larynx region into the trachea. Pharynx, larynx, then trachea, ठीक है। larynx क्या है, साउंड बॉक्स है, कार्टिलेज जो एपिग्लोटिस वाला पॉइंट है, ठीक है जी। During swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx, ठीक है। Trachea is a straight tube and extending up to mid-thoracic cavity, which divides at the level of fifth thoracic vertebrae into right and left primary bronchi. Each bronchi undergoes repetitive divisions to form the secondary and tertiary bronchi. Primary bronchi, secondary, tertiary, initial bronchioles and terminal bronchioles. Tertiary bronchi and bronchioles ending up in very thin terminal bronchioles. The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings. Each terminal bronchi give rise to the number of a very thin irregular wall and vascularized bag-like structures called alveoli, ठीक है, alveolar duct. Then उसके बाद हमारे पास the branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lungs. यही होता है lungs के अंदर, ठीक है जी। अब हम एपिग्लोटिस वाला जो पॉइंट है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलो, एपिग्लोटिस वाला पॉइंट लिख लेते हैं। हाँ, डायग्राम के थ्रू मान लो ये ट्रैकिया है, तो ये क्या है, ग्लोटिस है। ये क्या है, ग्लोटिस है। इसके ऊपर एक इस तरीके से कवरिंग है जिसको बोला गया है एपिग्लोटिस। क्या बोला गया है, एपी
एपिग्लॉटिस, ठीक है जी, एपिग्लॉटिस बोला गया है। अब ये एपिग्लॉटिस जो है यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, लैरिंक्स, इसका 9th कार्टिलेज, ऐसे नहीं बनाते, थोड़ा गंदा लग रहा है, ठीक है, तो लिख देते हैं इसके बारे में। सो लैरिंक्स जो है भैया, लैरिंक्स बना हुआ है 9 कार्टिलेज से, 9 कार्टिलेज। one of them is epiglottis, ठीक है, epiglottis, डन, दैट्स इट, दिस इज आज के लेक्चर के लिए इतना ही। और डीपीपी मिल जाएगी, टेलीग्राम पे ज़रूर सॉल्व करना है डीपीपी को, बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चंस होते हैं जिससे तुम्हारे आज के लेक्चर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और थ्योरी अच्छे से लर्न हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे और लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करना बायो बडी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।